2021 में तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि कुछ होगा, ओके क्योंकि सबसे ज़्यादा उम्मीद मुझे 19 से थी। प्रॉपर क्यों जब तक फिगर आउट नहीं होता तब तक तैयारी उतनी स्ट्रांग होती नहीं है, आपने वो क्यों कैसे फिगर आउट किया? अगर कोई सच में पीएससी करना चाहता है तो सबसे पहले वो अपने आप से पूछे कि वो पीएससी करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, किसी के इन्फ्लुएंस में तो नहीं है वो। जो एस्पिरेंट इस वक्त प्रीलिम्स देने वाले हैं उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मैंने 2 साल कोचिंग की है, 2018 पूरा, हम्म, 2019, लेकिन मेरी जो पढ़ाई हुई है एक्चुअल वो मेरी सेल्फ स्टडी हुई है। आज भंवर कुआं पे देखें, भोलाराम पे देखें, टावर चौराहे पे देखें, हर जगह डिस्ट्रैक्शन है। 10 घंटे अगर लाइब्रेरी बैठा हूँ, 12 घंटे लाइब्रेरी बैठा हूँ, चलिए मेरा आउटपुट 4 घंटे का आया, पर जो 6 घंटे मेरे वेस्टेज पहले होते थे वो धीरे धीरे कम होते होते मेरा 10 घंटे आउटपुट आने लगा। 10 दिन के बाद मेरा मेंस है 8 जनवरी से, मैं रात भर रोया, चीज़ें टूटी, सवेरे जाके लाइब्रेरी बैठ गया। हिस्ट्री बिना सन, पॉलिटी बिना आर्टिकल और जियो बिना डायग्राम अधूरा है। हेलो नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एस्पिरेंट शो। इंडियन एस्पिरेंट शो में एमपीपीएससी 2021 के पॉडकास्ट का शुभारंभ या श्री गणेश हो चुका है। इस पॉडकास्ट के साथ में आज हमारे साथ में है हमारे दोस्त ऋषभ भाई। इन्होंने एमपीपीएससी 2021 में अधीनस्थ लेखा सेवा की पोस्ट पे सिलेक्शन लिया है। इनके साथ हमने इसी स्टूडियो में बैठ के मैच देखा है, तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वेलकम ऋषभ भाई ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो। थैंक यू आशीष भाई। कैसे हो ऋषभ भाई? बहुत अच्छा हूँ, कल जब से रिजल्ट आया तब से और अच्छा हो गया हूँ। कैसा लग रहा है जब रिजल्ट आया? उस मोमेंट पे क्या रियलाइज हुआ, क्योंकि आई फील आपका 3rd अटेम्प्ट है और उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ है जी। तो पहले बात करते हैं उस मोमेंट के बारे में जिस मोमेंट ने आपकी लाइफ चेंज की है। क्या हुआ जब सिलेक्शन उस लिस्ट में आपने अपना नाम देखा? कल जैसे ही मेरे एक फ्रेंड ने सबसे पहले मुझे बोला कि भैया रिजल्ट आ गया है आपका, तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि रिजल्ट आया है। फिर जैसे ही मैंने लिस्ट डाउनलोड की वेबसाइट से, तो मैंने जैसे ही अपना नाम सर्च किया तो मेरा नाम ऋषभ है। ओके, उस लिस्ट में ऑलरेडी एक ऋषभ करके एक और कैंडिडेट था। ठीक है। तो मैंने सर्च किया तो वहाँ वेटिंग आके रुक गई सर्च। ओके, मैं वहीं बैठ गया कि यार वेटिंग रह गया मेरा, हुआ ही नहीं। उसके बाद सर्च ही नहीं हो रहा। ओके, मैंने लिस्ट स्क्रॉल नहीं की कि लिस्ट में आगे पीछे भी कुछ है, सिर्फ सर्च का बटन दिया। सर्च में 5 ऑप्शंस आए थे, 5वें ऑप्शन पे आके मेरा वेटिंग आके रुक गया। ठीक है। मैंने बोला यार 19 में नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ एकदम। मैं रोड में था, मैं वहीं बैठ गया। ओके, वहीं बैठ गया मैं। एक और फ्रेंड का फ़ोन आया, बोलता भैया क्या हुआ? मैंने बोला यार वेटिंग रह गया यार, हुआ नहीं। ओके, वो भी उदास हो गया। फिर उसके बैकग्राउंड में लाइब्रेरी के ही जो फ्रेंड्स थे मेरे, किसी ने बोला नहीं भैया हो गया है आपका। तो हमने बोला कहाँ हो गया? अरे बोले भैया देखिए ना नीचे हो गया अधीनस्थ लेखा सेवा में। ओके, तो बात करते करते मैंने स्क्रॉल किया, हाथ काँप रहे हैं, बिल्कुल पूरे काँप रहे हैं। मैं बैठ गया था सड़क पे कि यार इतनी मेहनत की, 19 में भी नहीं हुआ, 5-6 साल हो गए मुझे। मैंने बोला यार वेटिंग रह गई। मतलब वो हालत हो गई कि मुंह को वो हाथ को आया मुंह ना लगाया। जैसे ही उसने बोला कि भैया आपका हो गया अधीनस्थ लेखा सेवा में, लिस्ट स्क्रॉल की, देखा, वो मोमेंट एकदम मतलब जिंदगी ठहर गई कि जिस चीज़ के लिए 6 साल से सपना देख रहे थे, 6 साल से मेहनत कर रहे थे, वो चीज़ आ गई, लिस्ट में नाम आ गया, वो भी मेन लिस्ट में। करेक्ट, नाइस, वंडरफुल स्टोरी। और मेरे ख्याल से वो मोमेंट सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऋषभ भाई 3 साल के बाद रिजल्ट आना और आपको फिर पता लगना कि 3 अटेम्प्ट में, जब आपका 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ पहले और 3rd अटेम्प्ट में होना, अपने आप में एक चैलेंजिंग भी हो जाता है और डर भी हो जाता है कि अब होगा नहीं होगा। मैं आपकी कहानी जानना चाहता हूँ और ऑडियंस को भी आप कहानी बता दीजिए कि ऋषभ अग्रवाल की कहानी क्या है। मैंने अपनी जर्नी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने 2013 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था बीई मैकेनिकल से। ओके, तो मेरा विंडवल इंडिया लिमिटेड में मेरा जॉब, पहला जॉब था वो मेरा, जिसमें मैंने पवन चक्कियाँ इंस्टॉल करना, वो सब काम किया मैंने 4 साल तक। मैं बहुत खुश था उस चीज़ में। मतलब साइट पे काम करना, नई नई एडवेंचर करना, नई नई चीज़ें, मशीन इंस्टॉल करना, ठीक है, बहुत मज़ा आता था। सडनली उसमें एक एक्सीडेंट हुआ मेरा, मेरी लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। ठीक है, वहाँ से फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ और नया करना है, मैं कुछ और क्या कर सकता हूँ। फिर मैं पीएससी की तरफ आया 2018 में। ठीक है, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ छोड़ के कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ पीएससी है। जो करना है पीएससी करना है। पीएससी में मैं लग गया, ठीक है, पूरे तरीके से लग गया कि यही करना है। शुरुआत से ही चैलेंजेस आना शुरू हो गए। ठीक है, पहले 2018 तक पीएससी रेगुलर चल रहा था। करेक्ट, 19 में सडनली कोर्ट केस आ गया, सडनली कोरोना आ गया,
चीज़ें इतनी डाइवर्स हो गई कि समझ में ही नहीं आ रहा था क्या होगा। जैसे तैसे खुद को मोटिवेट कर रहे थे, फैमिली को मना रहे थे, खुद को मना रहे थे, क्या करें। ओके, फिर क्या हुआ? 19 का रिजल्ट हुआ, कोई सक्सेस नहीं। 5 साल बाद दिसंबर 2023 में रिजल्ट आया, 0। फाइनल तक पहुंचे, इंटरव्यू दिया, 0। बिल्कुल एकदम निराश। 2021 में तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि कुछ होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा उम्मीद मुझे 19 से थी। जब उसमें ही नहीं हुआ तो मैंने बोला कि अब जब वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ क्या ही होगा। मेरे जो फ्रेंड्स थे लाइब्रेरी के, मेरे साथी थे, उन्होंने बोला कि बेटा जब निराश हो जाते हो ना तभी चीज़ें मिलती हैं। मम्मी पापा निराश हो गए कि अब क्या होगा, वापस आ जाओ। बहुत प्रेशर कि अब कुछ नहीं है, हो गया, 5 साल दे दिए तुमने, वापस आ जाओ। पापा एक चांस और दे दो, पापा 2 महीने और, पापा रिजल्ट आना है, पापा इंटरव्यू है। झूठ बोल बोल के इवन जनवरी में पापा ने मुझे घर बुला लिया था। ओके, इसी साल। ठीक है। मेरा मेंस हुआ 2022 का 13 जनवरी को मेंस कंप्लीट हुआ। ठीक है। जिस दिन मेंस हुआ 13 जनवरी को पापा ने बोला घर आ जाओ। ठीक है। कुछ दाएं बाएं नहीं कि क्या है नहीं है, घर आ जाओ। फिर क्या हुआ उसके बाद? पापा रुकना, घर आओ। मैं घर चला गया। ठीक है। सामान, पापा ने बोला सामान लेके आओ। मैंने ठीक है करके मैं चला गया, सामान लेके नहीं गया। 10 दिन रहा, पापा से रिक्वेस्ट की, मम्मी से रिक्वेस्ट की, मम्मी प्लीज़ जाने दो, करेंगे। बोले क्या करना है अब? पापा बोले कुछ है ही नहीं, क्या बचा अब, इतना टाइम हो गया, कुछ और करो प्लीज़ पापा प्लीज़। खुद को नहीं पता क्या करेंगे, कुछ नहीं पता, होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता, खुद में उम्मीद 0 है, लेकिन उनको उम्मीद दे रहे हैं कि पापा होगा। वो भी एक हमारी झूठी उम्मीद पे खुद को मना के चलो बेटा कर लो। जनवरी में 2021 का जो इंटरव्यू था उसकी तैयारी शुरू करनी थी। ठीक है। क्योंकि मेरा 23 में नहीं हुआ था, तो पूरा फोकस इंटरव्यू पे करना था, नए सिरे से करनी थी चीज़ें, और हिम्मत नहीं थी कि कैसे किया जाए। ठीक है। करें नहीं करें। फिर गाइडेंस मिला मुझे, मैंने आंख बंद करके गाइडेंस पे भरोसा किया, क्योंकि खुद का कुछ नहीं बचा था। मैंने चीज़ें फॉलो की, मैंने हनुमान जी की पूजा की, सुंदरकांड की लगातार, हर दिन सुंदरकांड किया। मतलब खुद को मैंने सौंप दिया था भगवान को कि आपको जो करना है आप कर लो, क्योंकि पिछले 5 साल से मैं जो कर रहा था कुछ नहीं हुआ। अब आप कुछ करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो चीज़ें बस आखिरी हैं ये। नाइस, इट्स सच अ इंस्पायरिंग स्टोरी। मुझे लगता है कि इस वक्त जितने भी एस्पिरेंट देख रहे हैं उन सबको गूज़बम्स आ गई होगी, क्योंकि इतने सारे प्लस माइनस अपनी लाइफ में आना, और साथ साथ जब पेरेंट्स का भी आपके ऊपर से भरोसा उड़ जाए, खुद से भरोसा उड़ जाए, तो बहुत चैलेंजिंग हो जाती है लाइफ। ऋषभ भाई, मुझे सबसे पहले आपसे इस बारे में बात करना है कि जब आप एक सी जॉब कर रहे थे जिसमें आप खुश थे, एक वेल सेटल लाइफ थी, उसको आपने छोड़ा, वाई यू डिसाइडेड PSC? मतलब और भी करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, और ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ जो एस्पिरेंट हम लोग को देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी का वाई क्लियर नहीं कि PSC कर क्यों रहे हैं। या तो कोई रील स्क्रॉल कर ली, या किसी टीचर से इन्फ्लुएंस हो गए, या अपने गांव में से किसी को देख लिया बनते हुए और फिर वो इच्छा हो गई कि यार मुझे यही बनना है, पर वो प्रॉपर क्यों जब तक फिगर आउट नहीं होता तब तक तैयारी उतनी स्ट्रांग होती नहीं है। आपने वो क्यों कैसे फिगर आउट किया? जब मैं जॉब में था तो मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने मेरा वर्क स्टाइल देखा, ठीक है, मेरा मैनेजमेंट देखा, मैं टीम वर्क बहुत अच्छा कर रहा था, साइट पे बहुत प्रॉपर काम, ठीक है, जो भी मुझे प्रोजेक्ट मिल रहा था मैं टाइम टू टाइम कंप्लीट करके दे रहा था। ठीक है, मतलब खुद का भी ना सोच के कि मुझे आउटपुट डिलीवर करना है, चीज़ें करना है। साथ ही साथ जो सोशल डेवलपमेंट होता है, सोशल का विकास होता है, उसमें मैं काम करता था। कंपनी का एक CSR होता है हर कंपनी का, राइट। तो मुझे जो प्रोजेक्ट मिलते थे उसका CSR मैं हैंडल करता था। ठीक है। मुझे बहुत मज़ा आती थी जब मैं छोटे गांव में कोई काम कर रहा हूँ कंपनी की तरफ से, कभी उनके लिए भवन बना दिया, शिक्षा के लिए काम कर रहा हूँ, पानी के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आती थी, मैं करता था। तो मेरे सीनियर्स बोलते थे कि तुमको मज़ा आती है? मैंने बोला सर बहुत मज़ा आती है, क्योंकि प्राइवेट में कोई काम करना नहीं चाहता। प्राइवेट में तो ये कि यार सैलरी मिल जाए, टाइम सैलरी मिले और मैं घर जाऊँ, करेक्ट। और मैं उस काम को बहुत अच्छे से करता था, लग के करता था। तो सीनियर्स बोले कि तुम्हें PSC में जाना चाहिए, ओके, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए, इसका तुम्हें और ब्रॉड लेवल पे तुम चीज़ें कर सकते हो। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे मोटिवेट किया। फिर कंपनी में भी कंडीशंस बहुत एडवर्स हो गई थी, ठीक है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने फिर सबसे डिस्कस किया मैं क्या करूँ नहीं करूँ,
तो फिर मुझे सजेस्ट किया गया कि आप पीएससी करो। ओके। तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, या तो आप कंपनी छोड़ दो तो आप घर बैठ जाओ। मेरे पापा की मेडिकल शॉप है, मैं वो नहीं करना चाहता था। मेरे पास ऑप्शन यह था, या तो आप खुद का कुछ कर लो, ठीक है, या तो घर आके दुकानदारी करो। दुकानदारी करनी नहीं थी, ठीक है। ऑप्शन बचा था कि यही करना है। अब बात करते हैं आपकी प्रिपरेशन के बारे में। जब आप अपनी कहानी बता रहे थे तो आपने बताया कि आपने गाइडेंस को फॉलो किया। वो गाइडेंस कहाँ से मिली और क्या फॉलो किया है जिसकी वजह से आप एमपीपीएससी क्रैक कर पाए हो? मुझे सबसे पहला गाइडेंस तो मेरे सीनियर से मिला था, ठीक है, जो मेरे कंपनी में थे। सेकंड गाइडेंस मुझे मेरी एक फ्रेंड से मिला, जो उस टाइम पे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी। ठीक है, तो उसने मुझे पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि तुम तैयारी करो, इसमें स्कोप है, आगे जाया जा सकता है, ये काम है, ये पोस्ट है, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन तुम कर लोगे। क्योंकि वो मुझे पिछले 15 साल से जान रही थी। मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स थे, ठीक है, वो भी मुझे जान रहे थे। वो मुझे 13 से कह रहे थे कि तुम पीएससी की तैयारी करो, लेकिन फैमिली की कंडीशन वैसी नहीं थी कि मैं ड्रॉप लेके पीएससी करूं। तो मैंने जॉब करना ज़्यादा सूटेबल समझा उस टाइम। ठीक है। फिर जब चीज़ें सारी हुई, मैं सबसे डिस्कस किया, अपने फ्रेंड से, सीनियर से। यहाँ पे इंदौर में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनसे मैंने डिस्कस किया। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि बेटा आ जाओ, और आ रहे हो तो पूरे तरीके से आना, टाइम पास करने के लिए मत आना कि कंपनी में कुछ नहीं हुआ तो चलो पीएससी ट्राई कर लेते हैं। करेक्ट है। इस सेंस में मत आना। अगर पीएससी सच में करना चाहते हो तो ही आना। मैं कंपनी से रिजाइन किया, मैं घर भी नहीं गया, ठीक है, सीधा इंदौर। मैं उस टाइम पे कर्नाटक में पोस्टेड था। मैंने पापा से पूछा भी नहीं कि पापा मैं रिजाइन करूं नहीं करूं। पापा मैं रिजाइन कर रहा हूं, मुझे पीएससी करना है। क्यों करना है? इतनी अच्छी तो नौकरी चल रही है। ठीक है, पापा करना है मुझे, मेरा सपना है, मैं जो करना चाहता हूँ वो पीएससी से ही होगा पापा। ठीक है, मुझसे बात नहीं करो, जो देखे वो करो, और घर मत आना। पापा प्लीज समझो, जब तुमने फैसला ले लिया तो मुझसे पूछ क्यों रहे हो? करो। लेकिन मेरी जो बहनें थी, दोनों बहनें, मम्मी, उनने सपोर्ट किया। ओके। पापा कंसर्न थे, खिलाफ नहीं थे मेरे। पेरेंट्स जो होते हैं, हम कभी कभी समझते हैं कि वो हमारे खिलाफ हैं, वो अपनी चीज़ें थोप रहे हैं, लेकिन वो कंसर्न होते हैं हमारे फ्यूचर को लेके। कहीं हम कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं, कहीं हम किसी के इन्फ्लुएंस में आके तो सडन डिसीजन नहीं ले रहे हैं कि बाद में पछताएं। उनका गुस्सा गलत हो सकता है, लेकिन उनकी भावनाएं गलत नहीं होती। उस टाइम पे पापा गुस्सा हुई, लेकिन जब उन्होंने तैयारी देखी मेरी बहनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अनकंडीशनल सपोर्ट, तुम करो। पापा को पूरा उन्होंने हैंडल किया, दोनों बहनों ने पूरा हैंडल किया। फिर जब मेरा सबसे पहला 19 का जब रिजल्ट आया था, जब मेरा मेंस क्लियर हुआ था, ये बात है 2020 की, ठीक है, दिसंबर 2020 की बात है ये, नहीं सॉरी 2021 की बात है। ठीक है, जब मेरा मेंस क्लियर हुआ था पहली बार और मैं इंटरव्यू में आया था, ओके, तब पापा को पहली बार विश्वास हुआ कि ये कुछ कर रहा है और अच्छा कर रहा है। क्योंकि कोरोना में भी टाइम खराब हुआ, चीज़ें खराब हुई, तो ठीक था, अप डाउन थे काफ़ी टाइम। लेकिन जो पहला वो रिजल्ट आया था, तब पापा को लगा कि हाँ इसको करने दो। फिर वहाँ से जो एनर्जी मिली है, सपोर्ट मिला है, वो पूरी फैमिली का सपोर्ट, सिर्फ पापा मम्मी का नहीं, फिर पूरी फैमिली सपोर्ट में आ गई। इवन मेरे चाचा चाची, मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मेरे चाचा चाची, मेरे कजिन, मेरे मौसी मौसा जी, एंटायर फैमिली, ये सब तुम करो। अच्छा, अगर हम बात करें कि जैसे अगर कोई बिगनर एस्पिरेंट आज इसको देख रहा है इस पॉडकास्ट को, क्योंकि हमारी मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस वो है जो पीएससी को स्टार्ट किया या 1 साल के अंदर अंदर इस पॉडकास्ट को देख रही होगी, अगर आज किसी को तैयारी शुरू करना है तो क्या आपने सीखा था उस वक्त जब आप सब छोड़ के पीएससी के अंदर आ गए थे, और क्या आज उनको जानने की ज़रूरत है, उस बारे में थोड़ा बताओ। अगर कोई सच में पीएससी करना चाहता है तो सबसे पहले वो अपने आप से पूछे कि वो पीएससी करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। ठीक है, किसी के इन्फ्लुएंस में तो नहीं है वो कि यार वो पड़ोसी के भैया कर रहे हैं तो चलो मैं भी करता हूँ, या आज मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरे घर में जो पड़ोसी हैं उसके पापा उसको बोलें कि देखो ऋषभ का सिलेक्शन हो गया, तुम भी इंदौर जाओ पीएससी करो। हाँ, कहीं वो प्रेशर में तो नहीं आ रहा है। ठीक है, जब तक उसको अंदर से नहीं आ रहा खुद से कि मुझे पीएससी करना है, तब तक आप पीएससी मत करो। ठीक है, अगर अंदर से आया आप शुरुआत करो, उसमें भी आप प्रॉपर किसी से गाइडेंस लो,
तुरंत कोई कोचिंग ज्वाइन मत करो, तुरंत कोई चीज़ें स्टार्ट मत करो, पहले चीज़ें समझो। ठीक है। जैसे मैं एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे यहाँ है कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो पहले चीज़ें समझते हैं कि मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे कितना रिटर्न आएगा भी नहीं आएगा, कितना प्रॉफिट है, ये बिजनेस कितना सक्सीड होगा, ठीक है, क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, पूरा हर चीज़ एनालिसिस करते हैं। सेम चीज़ मैंने पीएससी में की थी, सेम चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि वो कैंडिडेट खुद के लिए पूरा एनालिसिस करे कि वो कितना कैपेबल है, कहाँ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, भले ही उसमें टाइम लगे 2 महीने 1 महीने 3 महीने, उसके बाद वो तैयारी स्टार्ट करे। ये नहीं कि सीधा इंदौर आया, कोई भी एक कोचिंग पकड़ी, एडमिशन लिया और अंधी दौड़ में शुरू हो गए। करेक्ट है। पहले आप चीज़ें समझो, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप किस में कंफर्टेबल हो, कहाँ पढ़ना चाहिए, खुद से। ठीक है। कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, जहाँ आपको दिल से अच्छा लग रहा है वहाँ जाइए। अगर कोई एस्पिरेंट ये फिगर आउट कर चुका है कि अब उसको पीएससी ही करनी है, उसके बाद उसको इनिशिएट कैसे करना चाहिए? हाउ शुड ही और शी प्लान दी इंटायर जर्नी, कि अब उसको आगे क्या करना है? क्या उनको एनसीईआरटी के साथ जाना चाहिए? आपने क्या किया था? बेसिक्स कैसे बनाए और बेसिक्स से स्टैंडर्ड बुक्स पे आप कैसे आए हो, इस बारे में थोड़ा बताओ। अगर कोई कैंडिडेट शुरुआत उसने समझ लिया है कि उसे पीएससी करना है, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है कि आप सिलेबस समझिए, कि आप समझिए कि आपका मैदान कितना बड़ा है, कि आपको अगर छक्का मारना है तो कितनी ताकत आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है। तो सबसे पहले आप सिलेबस समझिए, आप फिर उस सिलेबस का एक एक शब्द पकड़िए कि आपको वो चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। ठीक है। भले ही वो आपको एनसीईआरटी से मिले, भले ही आपको किसी बुक से मिले, या भले ही आपको वो कोचिंग नोट से मिले, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है। यहाँ पे अब 2 चीज़ें आती हैं, एक अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना, दूसरा आता है आपको नोट्स प्रिपेयर करना। तो आपको जिस भी बुक से, जिस भी नोट से चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप उससे पढ़िए। जैसे मैंने कोई बुक नहीं प्रिपेयर करी, मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, मैंने जो मेरी कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी, उन्होंने जो मुझे पढ़ाया, मैं कोचिंग डेली जाता था। ठीक है। मेरे जो 7 फ्रेंड्स थे, कई लोग थे, वो कोचिंग बंक करते थे, नहीं करते थे, कभी आए नहीं आए, मैं कोचिंग रेगुलर बैठता था। ठीक है। मन लग रहा नहीं लग रहा, मैं बैठता था, चीज़ें सुनता था। तो कहीं ना कहीं सर लोग जो पढ़ाते थे वो मेरे दिमाग में बैठ गई चीज़ें। ठीक है। मेरी चीज़ें समझ में आ गई कि क्या है। तो ऐसे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। फिर धीरे धीरे मैंने खुद अपने नोट्स बनाने शुरू किए, कोचिंग के नोट्स से, रेफरेंस बुक मैंने उठाई, मैंने उनसे नोट्स बनाए खुद के, और तैयारी शुरू की। ओके। अच्छा, एक आफ्टर कोचिंग के बारे में मुझे बात करना है। कई सारे एस्पिरेंट हमने देखे हैं, जब हम हमारी लाइब्रेरी के अंदर देखते हैं तो एस्पिरेंट आता है, वो बोलता है भैया 6 घंटे कोचिंग हो गई है, तैयारी चल रही है। अब अगर वो 6 महीने लगातार कोचिंग कर रहा है और सेल्फ स्टडी पे ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब आफ्टर कोचिंग जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, अगर आपने वो नहीं किया तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाओगे अपने सिलेबस से, और उस रेस के अंदर आप ऐसी जगह घूम जाओगे जहाँ आपको पता नहीं चलेगा कि जाना किस साइड है। आफ्टर कोचिंग के बारे में बात करते हैं। एकेडमी की क्लासेस के बाद कितना ज़रूरी है सेल्फ स्टडी पे फोकस करना? जैसे मैं खुद की बात करूँ आशीष भाई, मैंने 2 साल कोचिंग की है, 2018 पूरा 2019। ओके। लेकिन मेरी जो पढ़ाई हुई है एक्चुअल, वो मेरी सेल्फ स्टडी हुई है। ठीक है। जब मैंने अक्टूबर 2019 में लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, क्योंकि नवंबर में मुझे पता चला था कि नोटिफिकेशन आने वाला है 2019 का। ठीक है। तो मैंने जो सेल्फ स्टडी की है उसी की बेसिस पे मेरा 19 क्लियर हुआ था, उसी सेल्फ स्टडी से मेरी आगे के एग्जाम क्लियर हुए। ठीक है। तो कोचिंग आपको एक बेस बनाता है, लेकिन जो उसकी इमारत है वो आपकी सेल्फ स्टडी है। करेक्ट। आप किसी ज़मीन को लेबल कर सकते हो, वहाँ नींव बना सकते हो, लेकिन वो घर तैयार नहीं हो गया। राइट। अगर आपको उस पर घर बनाना है, इंटीरियर करना है, तो वो आपको सेल्फ स्टडी है। भले ही आप उसको लाइब्रेरी में बैठ के करो, अपने रूम पे बैठ के करो, लेकिन वो बनाना आपको खुद ही पड़ेगा। करेक्ट। नोट्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे, एक एक चीज़ हाथ से लिखनी पड़ेगी, एक एक चीज़ समझनी पड़ेगी, तब जाके ही वो चीज़ आपके दिमाग में उतरेगी। और पीएससी एक ऐसी चीज़ है कि आज आपने पढ़ा और 1 महीने भी आपने रिवाइज नहीं किया, 1 महीने क्या 15 दिन रिवाइज नहीं किया, आप चीज़ भूल जाओगे। आपको पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है, यादें भी करना है, एक कंटिन्यू है कि मतलब आपको नई चीज़ भी पढ़ना है और पुरानी रिटेन भी करके रखना है। करेक्ट। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से आ सकती है, और उसमें भी कि जब आप डिस्ट्रैक्ट मत हो।
आज भंवर कुआं पे देखें, भोलाराम पे देखें, टावर चौराहे पे देखें, हर जगह डिस्ट्रैक्शन है। करेक्ट। ज़्यादातर लोग आए हैं कि पहले तो ये था कि जिनको जेन्युइनली पीएससी करना है वो आते थे। करेक्ट है। आज ये माहौल है कि ठीक है 12th हो गया है, हम्म, होलकर साइंस कॉलेज में एडमिशन ले लो, 3 और साल भगवान अभी दौड़। हम पीएससी दे ही नहीं सकते, एलिजिबल नहीं है, तो 3 साल अभी मौज मस्ती करो। करेक्ट है। जब लोग उनको देखते हैं तो डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, वो मस्ती कर रहे हैं, बनी मैं बात क्यों है। पढ़ रहा हूँ, मुझे भी तो मस्ती करनी चाहिए। राइट। यहाँ पे अगर आपने खुद को बैलेंस कर लिया, आपने सेल्फ स्टडी कर ली, आप सक्सेस हो जाओगे। नाइस। एंड मेरे ख्याल से ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हर एस्पिरेंट को समझना कि जब आप आए हो, भले ही आप 3 साल बाद एग्जाम दोगे, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट्स रोज़ लगाने पड़ेंगे। रोज लगाने। एग्जाम के दिन ही आप पढ़ने बैठोगे तब तक सिलेबस कवर नहीं होगा। एटलीस्ट रोज़ अगर आप सिलेबस कंप्लीट करोगे तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। कंसिस्टेंसी बनाने का, या मैंने अभी रिसेंटली एक रील बनाई थी जिसमें हमने कंसिस्टेंसी और प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बात किया था कि अपने काम को टालो मत। वो चीज़ आपने कंटिन्यू कैसे की? क्योंकि आप कोचिंग जा रहे थे, आप चाहते तो स्किप कर सकते थे ना। एज यू सेड कि कंसिस्टेंट आप रहे सेल्फ स्टडी के साथ में, वो कंसिस्टेंट रहने का मोटिवेशन कहाँ से आया? मेरा मेन मोटिवेशन था कि मैं जॉब छोड़ के आया हूँ। ठीक है। अच्छा, सामने कोई रास्ता ही नहीं है। और मुझे दुकानदारी नहीं करनी है। मेरा सीधा था कि अगर मैंने यहाँ पढ़ाई नहीं की, मैंने यहाँ मक्कारी मारी, तो जिंदगी भर दुकान पे बैठना है। तो या तो अभी इंजॉय कर लो, जिंदगी भर दुकान पे बैठो, या तो अभी पढ़ लो और जिंदगी आगे अच्छी कर लो। मैं जब शुरू में मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की थी, लाइब्रेरी बैठना, मैं 2 साल तो लाइब्रेरी गया ही नहीं। ठीक है। 18 और 19 में नहीं गया लाइब्रेरी, बस कोचिंग जाता था, आता था, ठीक है। शाम को घूमने निकल गए, एंजॉय किया, अगले दिन फिर लाइब्रेरी वो कोचिंग चले गए। ठीक है। जब कोचिंग मेरी बंद हुई, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, तब मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई। और तब मेरा सिटिंग नहीं था, मन ही नहीं लगता था लाइब्रेरी में। कैसे लग जाए जब कभी बैठे ही नहीं हो, राइट। आपने चीज़ें की नहीं हैं। तो तब मैं अपने आप को बोलता था कि भले ही मत पढ़ो, कुछ मत करो, लेकिन इस कुर्सी पे बैठे रहो। वहाँ जो मेरे पुराने दोस्त हैं, जो मुझे जानते हैं, जिन्होंने देखा है, वो मुझे कहते हैं कि भैया आप बैठे रहते थे। जैसे कल मेरा सिलेक्शन हुआ, पुराने लोग थे, ठीक है। उनसे बात हुई, बोले भैया आप बैठे रहते थे, हम रात में भी जा रहे हैं, जब घर जा रहे हैं तो भी आप बैठे हो, जब हम सुबह आ रहे हैं तो भी आप बैठे हो। मैं उसी कुर्सी पे बैठा रहता था। पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही वो डिफरेंट है, लेकिन मैं बोल रहा था कि यहीं बैठे रहना। अगर यहीं बैठा रहूँगा तो डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होगा। मैं 10 घंटे अगर लाइब्रेरी बैठा हूँ, 12 घंटे लाइब्रेरी बैठा हूँ, चलिए मेरा आउटपुट 4 घंटे का आया, ठीक है। पर जो 6 घंटे मेरे वेस्टेज पहले होते थे, वो धीरे धीरे कम होते होते मेरा 10 घंटे आउटपुट आने लगा। क्योंकि आदमी यदि बैठा है तो कितना मोबाइल चलाएगा, कितना एक दूसरे को देखेगा। अगर वो सीट से उठ ही नहीं रहा है तो बाहर मुझे पता ही नहीं रहता था कि बाहर क्या चल रहा है। सही। कोई घूम रहा है घूमने दो, कोई कुछ कर रहा है करने दो। मैंने 3 साल तो किसी से ज़्यादा बात ही नहीं की। लोग मुझे बोलते थे भैया आप खड़ूस हो, मतलब मेरे चर्चे थे लाइब्रेरी में कि खड़ूस हो आप, कि किसी से बात ही नहीं करना, बस गुस्से में ऐसे आए, अपना काम किया, पानी भरा, फिर बैठ गए। वो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरी काम में आई। दैट्स वंडरफुल। क्योंकि ये सेम स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ की है जब, अगर, और इस बारे में मैंने पहले पॉडकास्ट में भी बात की कि जब मैं पढ़ाई करता था तो अगर 6 घंटे आपकी सीटिंग नहीं बन पा रही है तो ये ठान लो कि 6 घंटे तो बैठना है, उसके बाद ही उठेंगे हम रेस्ट, उसके बाद ही उठेंगे। वंडरफुल। अगर हम प्रीलिम्स के बारे में स्पेसिफिकली बात करें तो प्रीलिम्स में क्या फंडे आपने यूज़ किए हैं जिसकी वजह से प्रीलिम्स क्रैक हुआ है? क्योंकि आपके प्रीलिम्स बैक टू बैक तीनों क्रैक हुए हैं, तो उस बारे में बताइए कि प्रीलिम्स कैसे क्रैक किया है आपने। प्रीलिम्स के लिए जो सिलेबस था MPPSC का, मैंने उसका यूनिट वाइज, ठीक है। पहले तो यूनिट वाइज अभी 2020 से आया है सिलेबस, उसके पहले तो नॉर्मल उन्होंने सिलेबस दे के रखा था। ठीक है। मैंने हर एक वर्ड का हर एक नोट्स, उसका की नोट्स मैंने अपने आप का बना के रखा था। जैसे हिस्ट्री की बात करें, मुझे एक सर कहते थे, मेरी कोचिंग के सर, कि हिस्ट्री बिना सन, पॉलिटी बिना आर्टिकल, और जियो बिना डायग्राम अधूरा है, वैसे ही जैसे सुहागन बिना सिंदूर। तो मैंने हिस्ट्री के पूरे सन लिख लिए जो की वर्ड थे, मुझे याद थे, क्योंकि मैं उनको रिवाइज करता था बैठ के, मैं लिख लिख के देखता था। ठीक है। पॉलिटी के मुझे आर्टिकल याद थे, और उसके बेस पे मेरे कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर थे कि ये चीज़ अगर है तो क्यों है।
इसके लिए कहीं ना कहीं मेरी इंजीनियरिंग काम में आई, जो मेरा साइंटिफिक अप्रोच था कि मैं पढ़ नहीं रहा था, मैं समझ रहा था कि अगर यहाँ पे ये आर्टिकल है, एक तो नॉर्मल याद कर लें कि भाई आर्टिकल 52 है, ये है, मैं उसको पढ़ता था कि आर्टिकल 52 यहाँ क्यों है, ओके, यहाँ पे ही क्यों राष्ट्रपति रखा गया, क्यों ये चीज़ें आई, तो उससे मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए, वो चीज़ मुझे रिटेन हो गई। और सेम वही चीज़ मुझे अभी इंटरव्यू में काम में आई। मेरा भी जो इंटरव्यू हुआ है 2021 का, ना तो वो डेफ से हुआ, ठीक है, पूरा रैंडम, ओके, फुल रैंडम इंटरव्यू। मतलब यदि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, मुझे वो एनालिटिकल अप्रोच मेरी नहीं होती, मैं शायद वो रो देता इंटरव्यू में, या कोई मेरी जगह होता वो रो देता। लेकिन मेरी वो अप्रोच थी कि चीज़ें मैंने समझी थी, इकोनॉमिक्स में भी चीज़ें मैंने समझी थी। पूरा इंटरव्यू मेरा इकोनॉमिक्स किया, जबकि मेरा कोई बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का नहीं है, ओके, फिर भी मैंने आंसर परफेक्टली दिए उसके, जिसमें एक सर ने तो वेरी गुड भी कहा था बीच में कि क्या बात है। अभी 23 जून को फिर से प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। प्रीलिम्स के पहले जब कोई एस्पिरेंट अगर फर्स्ट बार या सेकंड बार दे रहा होता है तो हर बच्चे को एक टेंशन होता है कि यार जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठोगे तो पसीना तो छूटेगा, टेंशन तो होगी कि एग्ज़ाम जाएगा सही नहीं जाएगा। उस बीच में एक सिनेरियो ये है कि अगर आपके 2-3 क्वेश्चन गलत बन गए तो वो टेंशन और बढ़ जाता है और फिर आपके बनते हुए क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। जो एस्पिरेंट इस वक्त प्रीलिम्स देने वाले हैं उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस साल को प्रीलिम्स को लेकर? इसमें देखिए, पढ़ाई सब अपने अपने लेवल पे करते हैं, सब अपने अकॉर्डिंग करते हैं और अच्छी करते हैं, ठीक है। पढ़ाई में हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। प्रीलिम्स में सिर्फ मेन जो सबसे मेन फैक्टर है वो है स्ट्रेटेजी का, कि आप पेपर कैसे सॉल्व कर रहे हो। आप कई एस्पिरेंट से बात करेंगे जो पेपर दे के आए होंगे या पुराने उन्होंने दिए होंगे, वो बोलेंगे यार मेरी सिली मिस्टेक हो गई, मैं ये सवाल गलत करके आ गया, यार ये तो मुझे आता था, मेरा टिक गलत हो गया, करेक्ट है, मेरा गोला गलत भर गया। आता सब पे, हर एस्पिरेंट पे सवाल आ रहे हैं, पेपर कोई टफ नहीं आ रहा है। आप अगर पेपर उठा के नॉर्मल अपने रूम पे सॉल्व करेंगे, आप हो सकता है 100 में से 19 सही टिक कर लें, लेकिन वही चीज़ एग्जाम हॉल में गलत क्यों हो रही है? आप पे आ तो उतना ही रहा है, क्योंकि वहाँ आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है, आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे मैं ये करता था, जो मैं बताना चाहूँगा एस्पिरेंट को, मैं पेपर को पूरे 2 घंटे सॉल्व करता था, कोई जल्दबाजी नहीं। टेस्ट सीरीज में मैं जो करता था, लाइब्रेरी बैठ के मैं 2 घंटे सॉल्व करता था। ओके, भले ही क्वेश्चन इजी हो, जल्दी हो, नहीं, अगर एक क्वेश्चन पे मुझे 1.5 मिनट मिला है, मैं उसको पूरा टाइम दूंगा, उस क्वेश्चन पे मैं टाइम दूंगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ता था, पूरे 4 ऑप्शन पढ़ता था, एनालिसिस करता था, 3 ऑप्शन कट करता था, ठीक है, जो ऑप्शन चौथा सही रहता था उस पर टिक करता था। ये नहीं कि क्वेश्चन देखा, सही ऑप्शन देखा और टिक करके आगे बढ़ गए, नहीं, ठीक है। 3 कट करना है पहले। दूसरी स्ट्रेटेजी मेरी ये थी कि मैं पेपर को 3 लेवल पे सॉल्व करता था, ठीक है। मैंने पेपर जैसे ही पहला क्वेश्चन शुरू किया, जो मेरे 1 टिक सही हो रहे हैं, कि मुझे परफेक्टली पता है कि इसका यही आंसर है, ठीक है, मैं उनको 1 राउंड सॉल्व कर लेता था, और ये मेरा लगभग 11:15 बजे तक 100 क्वेश्चन हो जाते थे पूरे। अच्छा, 11:15 तक, ठीक है। जो 45 मिनट बचते थे उसमें मैं सेकेंड राउंड शुरू करता था। सेकेंड राउंड वो क्वेश्चन जिनमें मैं 50-50 हूँ कि इसमें ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर एनालिसिस करना कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो उसमें मैं फिर सही आंसर टिक करता था, ठीक है। तो सेकेंड राउंड में मेरा जैसे मेरा जो एनालिसिस रहा है, मैंने अभी तक 4-5 प्रीलिम्स दिए हैं, 5 प्रीलिम्स का मेरा एनालिसिस ये रहा है कि जो पहला राउंड है उसमें आपकी एफिशिएंसी आती है 80%, 80 to 90%। ओके, कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में 60 से 65 सवाल आपने टिक किए हैं, तो आपके 50 से 55 सही होने ही होने, ठीक है। सेकेंड राउंड की एफिशिएंसी आती है 50% की, ओके, कि सेकेंड राउंड में यदि आपने 20 सवाल किए हैं बाकी के, तो उसमें से आपके 10 सही होंगे, ठीक है। और तीसरा राउंड रहता है जिन क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ नहीं पता, प्योर तुक्का, प्योर तुक्का, उनकी एफिशिएंसी लगभग 20 से 25% रहती है। तो अगर आपने मेन फैक्टर पहला राउंड अच्छे से कर लिया या दूसरा राउंड कर लिया, आप सक्सेस वहीं हो जाते हो। यहाँ पे मेन दिक्कत क्या होती है कि जैसे मैं सोच के बैठा हूँ कि मुझे सेकेंड राउंड करना है, थर्ड राउंड करना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मेरे टफ हैं मैं उनको तुरंत स्किप करता हूँ, ठीक है। उन पे दिमाग ही नहीं लगाना, प्रेशर ही नहीं लेना उन चीज़ों का।
लोगों की सिली मिस्टेक क्यों हो रही है प्रीलिम्स में? प्रेशर ले रहे हैं। प्रेशर ले रहे हैं कि यार ये सवाल नहीं बन रहा, यार यार ये ऑप्शन क्या था, यार मैं पढ़ा था मैंने, यार याद नहीं आ रहा। वो प्रेशर में आ गए। उसका अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, वो उस पर ध्यान दे ही नहीं रहे। करेक्ट है। वो उसी पे अटक के बैठ गए। उनने वो वाला क्वेश्चन भी गलत कर लिया, अगला क्वेश्चन जो कर सकते थे वो भी गलत कर लिया। सिली मिस्टेक हो गई, प्रेशर हैंडल कर ही नहीं पाए। पहले तो प्रेशर खुद पे क्रिएट भी कर लिया क्योंकि एक क्वेश्चन पे अटक गए आप। अटकना ही नहीं है, चीजें गलत आई तुरंत छोड़ो। टेस्ट मैच जैसा खेलना है, ठीक है। T20 जैसा खेलना ही नहीं है कि हर बॉल पे हमें रन लेना है, कि एक बॉल डक हो गई तो टेंशन में आ गई कि बॉल डक हो गई। टेस्ट मैच जैसा शोएब अख्तर फेंकते रहो, अपन द्रविड़ जैसे खड़े हैं। करेक्ट है। मेंस को लेके बात करते हैं। मेंस को लेकर आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, एक बार वो बताइए। मेंस को लेके मेरा मेनली ये था कि मैंने जितना भी सिलेबस था पूरे नोट्स मेरे पास थे उसके। ठीक है। कुछ मैंने खुद बनाए थे, कुछ मैंने अपने फ्रेंड से लिए थे नोट्स। तो 19 का मेंस तो मेरा ठीक है बैलेंस पे ही चली हैं चीज़ें, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे। मेरी जो 19 में कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके पीछे ड्रॉबैक मेरा नोट्स ही था कि मेरे नोट्स प्रॉपर नहीं थे। लेकिन बाद में मैंने अपने नोट्स प्रॉपर किए। ठीक है। जो मैंने 20 का एग्ज़ाम दिया, 21 का एग्ज़ाम दिया, मेरे नोट्स प्रॉपर हो गए। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ मेरे पास अवेलेबल थी, हर एक चीज़। मतलब आप ये समझिए कि अगर सिलेबस में एक कोई शब्द लिखा है तो उसका नोट्स मेरे पास है। ओके। मुझे भटकना नहीं है कि यार ये शब्द कुछ नया है, कहाँ क्या है ये, समझ गया। मुझे पता है चीज़ें। वो सिर्फ नोट्स में नहीं लिखी हैं, वो मुझे दिमाग में समझा है मैंने कि अगर उससे रिलेटेड सवाल आप घुमा के भी पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, मैं उसका आंसर कर दूंगा। और मेरा सबसे प्लस पॉइंट ये था कि अगर आपने एनालिटिकल सवाल उसमें पूछ लिया तो समझो मेरे लिए वो फ्री हिट है। मुझे फैक्चुअल चीज़ें उतनी याद नहीं रह पाती हैं ज़्यादा, लेकिन अगर आपने एनालिटिकल मुझसे पूछा, ठीक है, मैं मारूंगा 6। सेम चीज़ मेरी इंटरव्यू में हुई। ठीक है। उन्होंने इकोनॉमिक्स में मुझसे एनालिटिकल चीज़ें पूछी। 6 नाइस। अगर मेंस की हम बात करें, मल्टीपल पेपर्स है, कंटिन्यूसली आपको पेपर्स लिखना होते हैं, आंसर राइटिंग की स्पीड बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाती है। वो स्पीड कैसे मेंटेन की, कितना प्रैक्टिस किया आपने आंसर राइटिंग को? मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। ठीक है। रेगुलर टेस्ट सीरीज मैंने लिखी है। जब मैं लाइब्रेरी बैठता था तो मैं चीज़ें लिख लिख के देखता था। ठीक है। इवन मेरा ये था कि जब मैं लिखता था तो मेरी ये उंगली, अंगूठा और उंगली दब गए थे पेन पकड़ के। ठीक है। मैं लिखता था चीज़ें, अगर मैं चीज़ें पढ़ भी रहा हूँ तो मैं लिख लिख के देख रहा हूँ, सिर्फ पढ़ नहीं रहा हूँ। ठीक है। तो मेरी वो हाथ चलाने की स्पीड थी। हाँ, इतनी स्पीड नहीं थी कि मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। कभी कभी अंडर प्रेशर आ जा रहे हैं, जब फाइनल दे रहे हैं एग्जाम, मेंस लिख रहे हैं, पर उसमें खुद को ये रखना था कि चीज़ें मैं कर लूँगा। ठीक है। समय मत देखो, आप बस पेपर लिखो, आखिरी सांस तक पेपर लिखना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। मैं पेपर पूरा कंप्लीट करता था। मैंने 21 का पेपर पूरा कंप्लीट किया, 22 का पेपर पूरा कंप्लीट किया, 19 भी मैंने पूरा कंप्लीट किया। मैंने पेपर बिल्कुल नहीं छोड़ा। ओके। कभी नहीं। आंसर राइटिंग के लिए मैं वही टेस्ट सीरीज मुझे काम में आई। मैं जो लाइब्रेरी में खुद डेली प्रैक्टिस करता था, मैंने कभी पेन छोड़ा ही नहीं। ओके। मैं लिखता रहता था। अच्छा, अगर मेंस और प्रीलिम्स दोनों की हम बात करें तो एक बार बुक लिस्ट आप बता दीजिए, जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे देख रहे हैं इस वक्त, कि बुक लिस्ट आपने प्री और मेंस के लिए क्या फॉलो किया, वो एक बार बता दीजिए। जैसे अगर प्रीलिम्स की बात करें तो मैंने यूनिट वाइज अभी जो 22 सिलेबस अभी चल रहा है, नया वाला आया है, इसके लिए मैंने ज़्यादातर निर्माण IAS की बुक फॉलो की थी। ओके। एंड सेकेंडली करंट अफेयर के लिए तथ्यवान, स्पीडी, और यूट्यूब पे कुछ करंट अफेयर के नोट्स थे, उनको फॉलो किया है। ठीक है। एवं थर्ड, इसमें जो मेरे खुद के नोट्स थे, जो मेरे कोचिंग के मैंने बना के रखे इनिशियल 19 से, मैं उनको फॉलो करता था। ओके। मेंस के लिए सेम मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लिए थे। ठीक है। मल्टीपल चीज़ों से, मतलब इसमें कोई एक बुक नहीं बोल सकते कि आपको ये सिर्फ आप इसी से बना लो। ठीक है। जहाँ जो सोर्स मुझे अच्छा लग रहा था, कहीं नेट से, कहीं बुक से, उसको मैंने अपने में लिखा है। ठीक है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि मेरे पास उन सब का एक निचोड़ है। कि आप बोलें, मैं ये नहीं बता सकता कि आप ये बुक पढ़ लो, कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ लो तो पॉलिटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, या पॉलिटी के सिलेबस में आप
निर्माण IAS की किताब ले आओ या किसी भी पब्लिशर की किताब ले आओ कि उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। आप टॉपिक वाइज चीज़ें उठाओ, टॉपिक वाइज चीज़ें देखो कि कहाँ अच्छी हैं, कहाँ कंप्लीट हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है, कहाँ आपको समझ में आ रहा है। कई चीज़ें जो मेरे साथी थे जिन्होंने मैं जिनके साथ तैयारी करता था, मैं उनकी चीज़ें देखता था, उनसे गाइडेंस लेता था, वो मुझे बताते थे कि ऋषभ ऐसा करो, ये चीज़ें अच्छी हैं, ये बुरी हैं। मैं अपनी चीज़ें उन्हें दिखाता था कि देखो मैंने ऐसा लिखा है, सही है कि क्या सुधार कर सकते हैं। तो जो चीज़ें थी, मिली जुली चीज़ें थी, उससे चीज़ें मेरी सुधर गई। तो मैं कुल मिला के ये कहूँगा कि प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए कोई भी एक बुक सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, कोई भी बुक सफिशिएंट नहीं है। आपको कई बुक से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप हर बुक से गिस्ट लेके अपने खुद के एक नोट्स बना लीजिए कि आपको जब एग्जाम की फाइनल घड़ी आए तब आप 10 बुक के पीछे मत भागो। गॉट इट। नोट ज़रूरी है, नोट्स ज़रूरी हैं। भले ही आपके वो रफ नोट्स हो, कैसे भी हों, बस आपके पास चीज़ें होनी चाहिए कि आप उनको रिवाइज कर लो। अब हम बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर, जो है इंटरव्यू की तैयारी और इंटरव्यू कैसा रहा, इंटरव्यू की ऑब्जर्वेशन के ऊपर। क्योंकि व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, और ये एक रियलिटी है कि प्रीलिम्स सबके लिए सेम है। अब वो डिपेंड करता है कौन किस प्रेशर से हैंडल करता है, किसके पास कितना नॉलेज है और उसको कितने टाइम में उस पेपर को कंप्लीट करता है। मेंस भी सबके लिए सेम है, बट इंटरव्यू सबके लिए अलग अलग होगा, सबके अपने ऑब्जर्वेशन, सबके अपने एक्सपीरियंसेस हैं। आपके MPPSC इंटरव्यू को लेकर एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं? मेरा पहला इंटरव्यू 2019 का था। तो मेरा माननीय शर्मा सर का बोर्ड था और मेरा लास्ट नंबर था। एक तो शर्मा सर का जो हवा है मार्केट में, ठीक है, तो जब मैंने पता चला कि शर्मा सर का बोर्ड है तो मैं डर गया कि यार, क्योंकि कहीं ना कहीं नंबर कम मिलेंगे। हाँ, कम मिलेंगे या चीज़ें उस लेवल की पूछी नहीं जाएंगी, ग्रिल किया जाएगा आपको। ठीक है, और वो भी रैंडम ग्रिल। तो उस पर भी मेरा इंटरव्यू सबसे लास्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं इंटरव्यू के पहले ही डर गया। और वही एक कारण था कि मैं इंटरव्यू में उतना अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाया। ठीक है, मैं कर ही नहीं पाया, मेरी खुद की गलती थी। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है कि लोग दूसरों को दोष दे देते हैं कि यार मेरा शर्मा सर का बोर्ड था इसलिए मुझे कम नंबर मिल गए, या मेंस में कॉपी चेक अच्छे से नहीं हुई, या ये हो गया। राइट। जैसे मैंने आपको बोला अभी कि मेरा 19 में मेरे नोट्स प्रॉपर नहीं थे, मेरी मेंस भी कमज़ोर था, मेरा इंटरव्यू भी खुद से ही मेरी गलती के कारण कमज़ोर हो गया। जब मेरा रिजल्ट आया 19 का फाइनल, मुझे फिर भी एक उम्मीद थी कि एटलीस्ट अच्छी पोस्ट ना मिले लेकिन लिस्ट में नाम आ जाएगा, पर वो चीज़ नहीं आई। जब मैंने 21 की तैयारी शुरू की इंटरव्यू की, तो पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी गलती क्या है, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल एस्पिरेंट हूँ, कोई मैं अंडरस्टैंड बड़ा वैसा नहीं हूँ कि मैं अपने आप की तारीफ करूँ। नॉर्मल था, मुझे नहीं पता था कि मेरी गलती क्या है। ठीक है, मैं सर के पास गया, मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि एक सर है इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से कराते हैं, उनके पास जाओ। मैंने बोला यार क्या तैयारी करना इंटरव्यू की, जब वो बोर्ड में नंबर ही अपने आप देते हैं, रैंडम नंबर देते हैं, कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं, तो उसकी तैयारी क्या ही करो। राइट। मैं निराश था। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि यार चले जाओ। ठीक है, उसने मुझे 4 बार बोला, मैं चौथी बार गया सर के पास। मैं सर के पास गया, सर से बोला, बैठा उनके सामने। कौन से सर थे वो? श्री प्रदीप मिश्रा सर हैं, LIG पे। ओके। मैंने उनसे पूरा गाइडेंस लिया इंटरव्यू का। मैं उनके पास गया जनवरी में, रो रहा हूँ। ठीक है, रो रहा हूँ एकदम, बहुत डिप्रेस, बिल्कुल कुछ है ही नहीं शरीर में, कुछ कर मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये PSC वाले हैं। ठीक है, सर क्या होगा, क्यों करना है तैयारी, मतलब क्यों हम इंटरव्यू की सर तैयारी करें जब नंबर ही देना है। सर बोले तुम आओ। ठीक है, तुम आओ। तो सबसे पहले उन्होंने मेरी गलती बताई। ओके। कि तुम्हारी गलती क्या है। क्या थी गलतियाँ? मेंस के नोट्स प्रॉपर नहीं है। अब मेंस की नोट्स तो आप सुधार नहीं सकते क्योंकि वो तो आप मेंस लिखा है। दूसरा, इंटरव्यू आप खुद गलत दे रहे हो। जैसे मैंने बोला कि मैं नर्वस हो गया, मुझे पहले नहीं पता था कि मैं नर्वस हो गया, इसके कारण मेरा इंटरव्यू खराब हुआ। मैं तो आके ये बोला कि यार शर्मा सर का बोर्ड था, नंबर कम मिलते हैं, उन्होंने नंबर नहीं दिए। राइट। लेकिन जब मिश्रा सर ने समझाया कि हर बोर्ड नंबर देता है,
हर बोर्ड नंबर देता है, आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उनसे नंबर लो। राइट। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे मेरी गलती बताई, जो सबसे कठिन फेस होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, उसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि कोई अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहता, सिर्फ एस्पिरेंट नहीं, नॉर्मल लाइफ में भी। राइट। मैंने वो गलती स्वीकार की कि हाँ सच में ये मेरी गलती थी, मेरी खुद की गलती के कारण मेरा 2019 का इंटरव्यू खराब हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि अब गलती नहीं करना है। दूसरी चीज़ जो मेरा DAF था, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म था, उन्होंने बोला कि तुम इसकी अच्छे से तैयारी करो। ठीक है। मैंने तैयारी की थी 19 में, लेकिन जो एक नज़रिया उन्होंने मुझे दिया, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ठीक है। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में पहले पेज पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन होता है कि आप कितने वर्षों से रह रहे हैं स्थान पे, मूल स्थान पे। ठीक है। तो नॉर्मल सभी लिखते हैं जन्म से, मैंने भी लिखा जन्म से। ठीक है। कि जैसे मान लीजिए आपका जो मूल निवास है, मान लीजिए नीमच, इंदौर है, ठीक आप है। इंदौर में ही आपका जन्म हुआ है, आपसे ठीक है। पूछा जाए कि आप इंदौर में कब से रह रहे हैं, ठीक है। कितने वर्षों से रह रहे हैं, सर जब से पैदा हुए तब से रह रहे हैं। जन्म से, हाँ। सर ने बोला तुम उसमें पढ़ो क्या लिखा है। उन्होंने पूछा क्या है, आप कितने वर्षों से रह रहे हैं। उन्होंने कहीं ये लिखा कि जन्म से रह रहे हो, कुछ रह रहे हो, वर्षों लिखा है ना, तो वर्ष लिखो। तो बोले आप वर्ष क्यों नहीं लिख रहे हो वहाँ। और ये गलती बहुत सारे एस्पिरेंट करते हैं, बहुत करते हैं, खुद मैंने की थी। ओके। और जब मुझे तो पता चल गया, फिर जो नए एस्पिरेंट आ रहे थे सर के यहाँ इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए मेरे बाद, हाँ, सबके में गलती, तो मुझे हंसी आ रही थी कि देखो यार मैं ये गलती करके बैठा था और मैं समझ रहा था कि मेरा 19 का इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी है। करेक्ट। ये एक छोटा सा पॉइंट बहुत बेसिक है। मतलब सबको पता है कि आप क्या कर रहे हो वहाँ पे। करेक्ट। तो सबसे पहले उन्होंने खुद मेरी मुझे गलती बताई कि तुम्हारी ये गलती है। मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट की, मैंने अपने आप को पूरा उनको समर्पित कर दिया कि सर आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। ठीक है। उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइडेंस दिया, मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बूस्टअप किया। उन्होंने मुझे यहाँ पे भंवरकुआ में एक मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि जो है मॉक इंटरव्यू हो रहे हैं, वो इंटरव्यू है ही नहीं। क्यों बोल रहे हो आप ऐसा, क्या ऑब्जर्व किया आपने? यहाँ पे मेनली जो मॉक इंटरव्यू हो रहे हैं वहाँ पे बताया जा रहा है कि आप सवालों का आंसर ऐसे करो। ठीक है। या वो बोलेंगे आपने ये सवाल का आंसर ऐसे नहीं किया। ठीक है। यहाँ पे कोई ये नहीं बोल रहा है कि आप उसको इंटरव्यू जैसा लो, नॉर्मल डिस्कशन जैसा लो। जैसे अभी आज आप और मैं बैठे हैं, आपने मुझसे इसके पहले बोला था, मैंने आपसे पूछा था आशीष भाई यार पॉडकास्ट में क्या रहेगा, आपने बोला नॉर्मल बातचीत है, बातचीत करना। करेक्ट है। यहाँ पे कोई नहीं बोलता कि बातचीत है। राइट। वो बोलते हैं यार इंटरव्यू है यार, ये पढ़ लो, ऐसे जवाब देना है, ऐसे बिल्कुल ऐसे बैठना है, बिल्कुल ऐसे हंसना है। अगर वो पानी भी पूछें तो पानी के लिए मना कर देना। अच्छा। मतलब पानी नहीं पीना उनका तो वो जाएंगे। ओके। अरे भाई अगर गला सूख रहा है इंटरव्यू के बीच में, बोर्ड को पता है कि आपका गला सूख गया है, वो आपको ऑफर कर रहे हैं कि प्लीज़ पानी ले लीजिए, और आप बोले नहीं नहीं सर मैं कंफर्टेबल हूँ। क्यों? क्योंकि किसी ने बोला है बैक ऑफ द माइंड कि वहाँ पानी नहीं पीना है। ठीक है। तो बोर्ड क्या समझेगा कि भाई जब तुम अपनी चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो, या आज तुम्हें इस नौकरी की इतनी ज़रूरत है, इतनी ज़रूरत है इस नौकरी की, तुम इतने साल से मेहनत कर रहे हो, ये इंटरव्यू तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी है, फिर भी तुम यहाँ आके ऐसी हरकतें कर रहे हो, तो फिर जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, जॉब में जाओगे, तब तुम और क्या करोगे। राइट। तो बोले वहाँ नेचुरल रहो ना। बोले तुम्हें प्यास लगी पानी ले लो। ठीक है। मेरा इंटरव्यू जब चल रहा था 2021 का, गर्मी का टाइम था, मेरा गला सूख गया था बीच में, ठीक है, बोलते बोलते। माननीय कोष्टी सर ने मुझे ऑफर किया कि बेटा पानी पी लो। ठीक है। थैंक यू सर। ने पानी पिया और आंसर किया। ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर वहाँ मिश्रा सर का गाइडेंस नहीं होता, मैं वो पानी पीता ही नहीं, मैं गिलास ही नहीं उठाता। राइट।
आई थिंक यू मेड अ वेरी राइट पॉइंट, और ये हर एस्पिरेंट को समझने की ज़रूरत है। मतलब हमने यूपीएससी टॉपर के साथ भी पॉडकास्ट किया, एमपीपीएससी टॉपर के साथ भी पॉडकास्ट किया, और हमने हर पॉडकास्ट में बात की कि इंटरव्यू के अंदर एक्चुअल में आपके ऑब्जर्वेशंस क्या है। और मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट ने बोला है कि एक्चुअल इंटरव्यू और मॉक इंटरव्यू में ज़मीन आसमान का अंतर है। जमीन क्योंकि आसमान का वहाँ अंतर है। बहुत नॉर्मल है, दे आर वेरी चिल, वो खुद आपको काम और कंपोज करते हैं, उसके बाद आपसे बातचीत की जाती है। और क्या ऑब्जर्व किया है आपने, क्या सवाल पूछे गए? सवाल तो रैंडम पूछ सकते ठीक है। हैं, मेन है आपकी पर्सनैलिटी। जैसे कि वहाँ पे अगर आप बनावटी करके गए, कि जैसे आपको किसी ने ट्रेंड करके भेजा है जो आपका ओरिजिनल नहीं है, वहाँ पे बोर्ड भाप जाता है कि ये बच्चा ट्रेंड होके आया है, बनावटी है, तो बोर्ड आपके साथ खेलना शुरू कर देता है। ओके सर प्लीज़ मैं बैठ जाऊँ, मतलब एक बनावटी, समझ में आ रहा है कि तुम नेचुरल नहीं हो। मैंने जब 19 का इंटरव्यू दिया था, मैं इंटरव्यू को लेके छोटी छोटी चीज़ पे बहुत कॉन्शियस रहता था। ठीक है। मैं जूते की लेस बांधूँ, ऐसे बांधूँ, लेस की बिना लेस, ये ऐसे बैठना है कि सीधे बैठना है कि पेट अंदर बाहर, फालतू चीज़ों पे मेरा ध्यान था। ठीक है। कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। फिर मैंने बाद में ये एनालिसिस किया कि बोर्ड सिर्फ सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू नहीं ले रहा है, वो MBBS का भी इंटरव्यू ले रहा है, आयुर्वेद का भी इंटरव्यू ले रहा है, वो हर ट्रेड का इंटरव्यू ले रहा है, इंजीनियरिंग का इंटरव्यू ले रहा है। और जितनी मॉक इंटरव्यू की तैयारी सिविल सर्विसेज करके आ रहे हैं, उतनी बाकी के लोग करके नहीं आ रहे हैं। राइट। इवन सिविल सर्विसेज वाले जो ड्रेसअप पे इतना काम करते हैं, बाकी के कैंडिडेट ड्रेस पे भी उतना काम नहीं करते। मेरा कजिन है, रियल कजिन, उसने MBBS का इंटरव्यू दिया लास्ट ईयर। ठीक है। मैं उसको बोल रहा हूँ यार तुम कैसे जा रहे हो, फॉर्मल कपड़े पे, मतलब पूरा टाई आई पहन के जाओ, पूरा ये करके जाओ, ऐसे कर, मतलब जो मैंने बनावटी मेरा उस टाइम पे सीखा था, मैं उसको थोप रहा हूँ उस चीज़ को। ठीक है। बोलता है यार भैया नॉर्मल जा रहे हैं हम लोग को, ऐसे ही रहता है हम लोग का। वो गया नॉर्मल अपने उसमें गया, उसने मेरी ज़्यादा बात मानी नहीं। उसको 100 में से 75 नंबर मिले। नाइस। मेरी सिस्टर, रियल सिस्टर, बड़ी सिस्टर, उनका इसी साल सिलेक्शन हुआ है आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर में। ओके। तो मैंने उनके साथ सेम चीज़ करने की कोशिश की, तो उनको नंबर कम मिले। ओके। उन्होंने मेरी बात मानी, मेरी बड़ी सिस्टर ने, तो उनको 50 में से 27 नंबर मिले। वो तो अच्छी बात थी कि उनका रिटन एग्जाम था वो स्ट्रॉन्ग अच्छा था कि उनका सिलेक्शन हो गया। जबकि उनके ही ग्रुप की जो बाकी फ्रेंड्स थी वो नॉर्मल गई, जैसे नेचुरल होता है। ठीक है। इवन मैं एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगा। ठीक है। दीदी का इंटरव्यू जनवरी में हो रहा था। दीदी को मैंने ट्रेन करके भेजा कि दीदी बिल्कुल ये कपड़े, ये साड़ी, बिल्कुल ऐसा, सिविल सर्विस के लिए, बिल्कुल सिविल बनावटी। हाँ। दीदी की एक फ्रेंड है जिनको मैं जानता हूँ, छोटे से जानता हूँ, वो ओवरकोट पहन के आई। ठीक है। मैंने बोला दीदी आप ये ओवरकोट पहन के जा रही हो इंटरव्यू में, यार ठंड है तो क्या हुआ, मुझे फॉर्मल चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। अरे दीदी ये अलाउ नहीं होता है यार, कैसी नंबर कट जाएंगे। मतलब मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो दीदी की फ्रेंड थी तो मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता था, पर मन ही मन में बोल रहा हूँ दीदी यार मत ऐसा जाओ, नंबर कटेंगे। ठीक है। दीदी की फ्रेंड को वहाँ ग्रिल किया गया। वो नॉर्मल अपना बैठी थी, जैसा एक नॉर्मल बायवा जैसा चलता, उन्होंने वैसा डील किया उस चीज़ को। ठीक है। उनको नंबर ज़्यादा मिले, ओके। मेरी दीदी को नंबर कम मिले, जबकि मेरी दीदी पूरी बनावटी बैठी थी, बनावटी स्माइल, बनावटी चीज़ें। तो जब वो चीज़ें रिवील हुई तब मुझे समझ में आया कि यार बोर्ड सिर्फ सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू नहीं ले रहा है, और बोर्ड जो बाकी के इंटरव्यू ले रहा है, जो नॉर्मल लोग आ रहे हैं, जो ना मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, ना अपनी चीज़ों पे इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, उनको भी 100 में से 85-90 नंबर मिल रहे हैं। उनको भी 50 नंबर का जिनका इंटरव्यू हो रहा है 40 नंबर मिल रहे हैं। करेक्ट है, गॉट इट। तो उनको क्यों नंबर दे रहा है बोर्ड? वो तो बिल्कुल वैसे भी नहीं आ रहे हैं। इवन मैं जब दीदी के साथ गया था, जब उनका फाइनल इंटरव्यू था, एक कैंडिडेट तो स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आया था। ओके। तो हम हंस रहे थे बाहर कि वो देखो यार स्पोर्ट्स शूज़ पहन के खड़ा है। उसको 40 नंबर मिले। ओके। क्योंकि वो पर्सनैलिटी थी, वो जेन्युइन होके गए। ठीक है। हालांकि मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप पीएससी के अंदर वो कर लो, कि पीएससी के अंदर आप स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जाइए, वो जाइए। मैं बस एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि वहाँ पे जो बोर्ड बैठा है वो आपकी ओरिजिनलिटी, जेन्युइनिटी देख रहे हैं कि आप कितने जेन्युइन हो।
आप काम अपना ईमानदारी से करोगे कि नहीं, कि वहाँ भी आप बनावटी हो। ठीक है, बेसिकली जितना आप नेचुरल रहोगे, नेचुरल रहोगे, अपनी खुद की ओरिजिनल, पर्सनालिटी में रहोगे, वो काम आएगा। आप आंसर अच्छे से दो, प्रॉपर आंसर दो, आपको बेसिक एटिकेट्स होने चाहिए, बस। नाइस। अच्छा, अगर इंटरव्यू की आपने बात कही, मैं जानना चाहता हूँ आपका मेंस और इंटरव्यू में टोटल नंबर कितना था इस साल का? मेरा मेंस में 705 था, 705 नंबर। ठीक है। और इंटरव्यू में मुझे 148 नंबर मिले। ओके, एंड व्हाट डू यू फील कि अगर ये 705 नंबर को अगर बढ़ाना हो तो क्या गलतियाँ आपने मेंस में की है? सिलेक्शन हो गया, लेकिन आई एम श्योर कि कुछ गलतियाँ ऐसी हुई होगी जो आपको नहीं करना चाहिए थी। इसको और ज़्यादा इंप्रूव कैसे किया जा सकता था? क्या ऐसे पॉइंट लगते हैं आपको? इसमें सबसे बड़ी जो इम्प्रूवमेंट का चांस है वो है मेरे नोट्स। ओके। क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हुई कि मुझे पहला जो रिजल्ट मिला वो लास्ट ईयर मिला, दिसंबर 2023 में, 2019 का रिजल्ट, जब मुझे नहीं हुआ। ठीक है। क्योंकि उसके पहले तो मुझे लग रहा था कि चीज़ें सही है मेरी, मेरे नोट्स सही है, मेरी पढ़ाई सही है, मेरी स्ट्रेटेजी सही है। ठीक है। जब मेरा 19 नहीं हुआ तब सबसे पहला धक्का मुझे लगा कि यार गलती कहाँ है। वो गलती तो मुझे तो यही लग रहा था पिछले 6 साल से कि सब सही है। करेक्ट। और तब तक मैं 2021 की भी मेंस दे चुका था, 20 भी दे चुका था, 22 बिल्कुल लगभग 10 दिन बाद ही था। ठीक है। क्योंकि 26 दिसंबर को रिजल्ट आया था और 8 जनवरी से 22 का मेंस था। तो मैं ज़्यादा सुधार कर नहीं सकता था। ठीक है। मुझे गलतियाँ नहीं पता थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नंबर मिले, बाउंड्री से मिले मेंस में नंबर मुझे। ठीक है। लेकिन आज यदि मुझे मौका मिल रहा है मेंस के लिए तो मैं सबसे पहले अपने नोट्स दुरुस्त करूँगा, मैं उनको एनहेंस करूँगा। ठीक है। जो अपडेट हैं चीज़ें उनको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। पीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है, मैंने एनालिसिस किया कि इसमें आपका बेस्ट होना ज़रूरी नहीं है, आपका दूसरों से बेस्ट होना ज़रूरी है। आप अगर ये सोचो कि यार मैंने पूरे सही उत्तर लिखे हैं, मैंने पूरा कॉपी भरा है, मैंने सब कुछ अच्छा किया है, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आपको दूसरों से बेहतर करना है। आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि दूसरे ने आपसे बेहतर किया है। करेक्ट है। और उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, दूसरा बेहतर कर रहा है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल है कि आपको उससे भी बेहतर करना है। आज कहीं ना कहीं मेरी जो रैंक पीछे है, मुझे नंबर नहीं मिले मेंस में, वो कहीं ना कहीं मेरे नोट्स के कारण है। ठीक है। आज अगर वही चीज़ मुझे दूसरों से मैं बेहतर करता, मेरे नोट्स और बेहतर होते, मेरी जो आंसर थी फाइनल में उसमें मेरी कमियां थी, ठीक है, अगर मैं उनको और अच्छे से करूं, और अच्छे से मतलब दूसरे जो कर रहे हैं, दूसरे एस्पिरेंट जो कर रहे हैं उनसे भी बेहतर, पॉजिटिव कंपैरिजन, तभी तो मुझे नंबर मिलेंगे ना। राइट। लिख सभी रहे हैं, टेस्ट सीरीज सभी लिख रहे हैं, सभी को नंबर मिल रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का हो रहा है जो दूसरों से बेहतर कर रहे हैं। तो यहाँ कंपटीशन ही है कि आपको दूसरे से बेहतर करना है। राइट। ऋषभ भाई, एक बहुत ज़रूरी चीज़, और मुझे लगता है इसके बारे में इसलिए बात होना चाहिए क्योंकि एमपीपीएससी एग्ज़ाम एक तरह से बहुत प्रताड़ित कर चुकी है एस्पिरेंट्स को। क्योंकि 2019 का रिजल्ट हम देखते हैं 2023 में आता है, 20 का रिजल्ट 2023 में आता है, 21 का रिजल्ट आज आ रहा है 2024 के अंदर, और इतना ज़्यादा लंबा समय है। क्योंकि अगर मैं इसको इमेजिन करूँ, जिस व्यक्ति ने 2018 का पहला अटेम्प्ट दिया हो और नहीं निकला हो, या 2019 का पहला अटेम्प्ट दिया हो, तो उस व्यक्ति के लिए 4-5 साल अपनी लाइफ को बहुत आगे लेकर आना, इतने में आपके ऊपर सोसाइटल प्रेशर बढ़ जाएगा। आप ग्रेजुएशन में आपने जो भी किया हो, अगर उसको उसमें भी कुछ करना चाहोगे तो 4 साल बाद आपको उस चीज़ के अंदर भी जॉब नहीं मिलेगी। अगर आपने बीए बीकॉम किया है तो आपके लिए तो दरवाजे ही बंद है, ना आप स्किल्ड हो, ना आपको इंग्लिश आती है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है आप पीछे जाने का। एंड द ओनली ऑप्शन यू हैव इज़ कि या तो आप खेती कर लो अगर आपके पिताजी खेती करते हैं, या तो आप घर का धंधा संभाल लो। इतने लंबे समय में आई एम श्योर आपको भी सोसाइटल प्रेशर और मेंटली फाइनेंशियली प्रेशर आया होगा। उस प्रेशर को आपने कैसे डील किया है, और जो एस्पिरेंट आज इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं भी कर पाए और अगर उस प्रेशर को आज फील कर रहे हैं, उनको इसको टैकल कैसे करना चाहिए? इसमें सबसे बड़ा जो मैं पॉइंट आपको बोलूँगा कि पहला तो मेरा सेल्फ मोटिवेशन कि मुझे पीएससी ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा कि मेरे पीछे मेरा फैमिली खड़ी थी। ठीक है। अगर मेरा फैमिली के कोई मेंबर मेरे खिलाफ हैं या गुस्सा कर रहे हैं, तो वहीं जो मेरे अदर फैमिली मेंबर है वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम करो। ठीक है। प्रेशर आ भी रहा है तो वो प्रेशर को काउंटर भी कर रहे हैं। जैसे पापा अगर गुस्सा हो रहे हैं तो चाचा बोल रहे हैं कि करो,
ठीक है, बैलेंस बना रहे हैं। बैलेंस बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जरूरी नहीं है कि आपकी फैमिली सपोर्टिव ही हो, और जरूरी नहीं कि आपकी फैमिली आपके खिलाफ ही हो। तो अगर आपकी फैमिली आपके खिलाफ है तो वो सपोर्ट आप कहीं और से देखिए कि कौन आपके सराउंडिंग में ऐसे दोस्त हैं, कौन ऐसे टीचर्स हैं या मेंटोर हैं आपके कि जो आपको बूस्टअप करें, आपको मोटिवेट बनाए रखें, क्योंकि अल्टीमेटली करना आपको ही है। करेक्ट। वो सिर्फ आपको बाहर से ही मोटिवेट करेंगे, जब तक आपको अंदर से चीज़ें नहीं आएंगी आप नहीं करेंगे। राइट। तो सबसे पहला तो मुझे अंदर से खुद आता था कि यार मुझे करना है। ऑलरेडी 5 साल मेरे खराब हो गए थे, तो मुझे तो सबसे पहला था कि भले ही 5 साल खराब हो गए पर आगे की ज़िंदगी खराब नहीं करनी। ठीक है। 5 साल खराब हो गए और वो खराब नहीं थे, वो चीज़ें ऐसी थी जो किसी के कंट्रोल में नहीं थी। जैसे केस हो जाना, हाई कोर्ट का केस हो गया, या कोरोना महामारी हो जाना, वो किसी के कंट्रोल में चीज़ें नहीं थी। ठीक है। वो एक ऐसी चीज़ थी कि चाहे आप किस्मत कह लो या कुछ भी कह लो, वो सभी के साथ हुई। वो मेरे साथ नहीं हुआ, वो सभी के साथ हुआ। और इसी का नाम तो ज़िंदगी है ना, कि इतना सब होने के बावजूद भी आप खड़े हो। मेरा 26 दिसंबर को रिजल्ट आया 2019 का। मैं जिसके लिए 5 साल से लगा था कि यार 19 में हो जाएगा, 19 में हो जाएगा, लाइफ बन जाएगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। 5 साल बाद पता चला कि मैं 0 हो गया। 10 दिन के बाद मेरा मेंस है 8 जनवरी से। मैं रात भर रोया, चीज़ें टूटी, सवेरे जाके लाइब्रेरी बैठ गया, क्योंकि कुछ ऑप्शन ही नहीं है। राइट। और वो चीज़ अंदर से आई, वो किसी ने बोला नहीं, और किसी के बोलने से वो होता नहीं है। मैं सुबह से जाके लाइब्रेरी बैठ गया, रात भर नहीं सोया, रोए, सुबह बैठे हैं लाइब्रेरी में। जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि मेरी लाइब्रेरी की सीट फिक्स थी। मैं 6 साल लाइब्रेरी, 5 साल अपनी लाइब्रेरी में एक ही सीट पे बैठा हूँ। ओके। मैंने अपनी सीट भी चेंज नहीं की, कुर्सी भी चेंज नहीं की। ओके। मैं लड़ लेता था अगर कोई मेरी सीट पे आके बैठता था। मैं बैठ गया कि मतलब मेरे लिए था कि यही मेरा साथी है, जो होगा यही होगा। तो वो जब तक आपको अंदर से चीज़ें नहीं आएंगी, कितनी भी चीज़ें खराब हों, अगर आपको चीज़ें अंदर से नहीं आएंगी, करना है, आप नहीं करोगे। अगर चीज़ें नेगेटिव हैं, आपको अंदर से आ रहा है कि आपको करना है, आप कर जाओगे। चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं, सपोर्टिव हैं, लेकिन आपको अंदर से नहीं आ रहा कि करना है, आप तब भी नहीं करोगे। बेसिकली सेल्फ मोटिवेटेड होना जरूरी है। सेल्फ मोटिव, आपको खुद में पता होना चाहिए कि आपको करना है। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि जाओ पीएससी कर लो, अच्छी चीज़ है, और आप आ गए, आप नहीं कर पाओगे जब तक आपको अंदर से नहीं रहेगा कि करना है। और यही चीज़ है कि जो मुझे पिछले 6 साल से यहाँ टिका के रखी है। नाइस ऋषभ भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, स्पेशली क्योंकि जब हम इस पॉडकास्ट को शुरू कर रहे थे, 2021 वाली इस सीरीज़ को शुरू कर रहे थे, और मुझे जब पता लगा कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो अपने किसी दोस्त के साथ में हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई एम श्योर ऑडियंस ने बहुत इन्जॉय किया इस पॉडकास्ट को। बहुत सारी बातें हमने की है और बहुत सारी बातें मुझे अभी भी करना है, क्योंकि आपकी वजह से तो मैं इस पॉडकास्ट को एंड करना चाहता हूँ। बट आपका इंडियन एस्पिरेंट शो पे एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आशीष भाई, मैं सच कहूँ तो जब आपने बोला ना कि पॉडकास्ट करना है, मैं थोड़ा नर्वस था, क्योंकि कभी ये चीज़ें मैंने फेस की नहीं। मैं कभी लाइब्रेरी से ज़्यादा बाहर निकल के इन सब चीज़ों में आया ही नहीं। ठीक है। तो मैं कैसे फेस करूँगा? जब आपने ये लाइटें पूरी सेटअप जमाया, लाइटें जमाई, मैं घबरा रहा था। इवन इतना मैं फाइनल इंटरव्यू में नहीं घबरा रहा था जितना अभी घबरा रहा था। पर एक था कि अपनी चीज़ें बताओ लोगों को। मैंने जो गलतियाँ की वो बाकी लोग ना करें। राइट। जैसे आपने बोला था कि ये जो आप ले रहे हो पॉडकास्ट मेरे लिए नहीं है, ये जो लोग सुन रहे हैं, जो एस्पिरेंट सुन रहे हैं, ये उनके लिए है। राइट। तो कॉन्फिडेंस आया कि जो मैंने गलतियाँ की आप मत करो। मुझे इतना समय लग गया, वो चीज़ आप उतना समय मत यूटिलाइज करो। आप कम से कम समय में जल्दी सक्सेस लेके जाओ। राइट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो। मैं चाहूँगा कि आप जब भी घर से आएँ तो हम और पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें। जरूर, कि बहुत सारी बातें मुझे करना है, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस भी चाहती है कि आपका एक और पॉडकास्ट शूट हो। जरूर।
सो फॉर द ऑडियंस, अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी और पॉडकास्ट करें और ऐसे कुछ सवाल आपके मन में है जो चाहते हैं कि हम इनसे पूछें, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम श्योर इस पॉडकास्ट को आपने इन्जॉय किया है। ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट MPPSC 2020-21 के टॉपर्स के साथ आने वाले हैं, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो MPPSC या सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड। थैंक यू ऋषभ भाई। थैंक यू आशीष भाई, मुझे मौका देने के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू थैंक यू सो मच।